नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस ऐसे पढ़ते के यूट्यूब मंच पे। दोस्तों, बिहार के सुशासन बाबू कहे जाने वाले नीतीश कुमार को सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ा तगड़ा झटका लगा। झटका दरअसल उनके एक फैसले को ही नहीं लगा, बल्कि उनके सरकार के फैसले को ही नहीं लगा, बल्कि उनकी पूरी राजनीति को झटका लग गया। अब नीतीश कुमार की राजनीति के ऐसे चौराहे पे आकर खड़ी है कि एक तरफ उनको भारतीय जनता पार्टी को देखना है, तो वहीं दूसरी तरफ अपने जनाधार को देखना है। पीएम मोदी की सत्ता बचाएं या फिर अपनी राजनीति बचाएं। नीतीश कुमार को अपनी राजनीति बचानी होगी। अगर उनको अपनी राजनीति बचानी है तो फिर हालात ऐसे हो गए कि अब उनको भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ना पड़ सकता है। यदि नरेंद्र मोदी की सरकार उनको बचानी है तो फिर हालात इस दौर में ऐसे हो रहे हैं कि नीतीश कुमार को अपनी राजनीति का कहां ले जाएंगे ये सोचना पड़ेगा। आखिर क्या फैसला दिया है सर्वोच्च न्यायालय ने, क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को सही मान लिया है और मामला आरक्षण से संबंधित है। आप पूरे देशवासियों को पता है कि इंडिया अलायंस इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले साल नवंबर 2023 में जब कास्ट सेंसस की रिपोर्ट आ गई थी और गरीबी के आंकड़े भी आ गए थे, जातिगत सर्वे के साथ साथ आर्थिक सर्वे भी जब बिहार के सामने आ गया था, तो उसके आधार पर पिछड़े वर्ग के या पिछड़े दलित को उन परिभाषा को पुनः परिभाषित करते हुए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग, इन सब के लिए जो इंदिरा सैनी जजमेंट में जिस प्रकार के आरक्षण की व्यवस्था थी, यानी 50% की सीमा से ज्यादा नहीं हो सकती थी। भारत देश के किसी भी हिस्से में कुछ अपवादों को छोड़ करके 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता था। उसी के दायरे में बिहार में जो SC ST OBC का आरक्षण 50% से उसको एक ही झटके में उससे बढ़ा करके 65% कर दिया था सुशासन बाबू ने, नीतीश कुमार ने। 16% की वृद्धि नीतीश कुमार के कैबिनेट के फैसले से नवंबर 2023 के महीने में हो गई थी और इसके बाद ये मामला हाई कोर्ट में पहुंच गया। मामला जब हाई कोर्ट पहुंचा तो हाई कोर्ट ने लोकसभा चुनाव का तत्काल बाद जून के महीने में, यानी पिछले महीने ही, उस फैसले को रद्द कर दिया। साफ साफ कहा गया कि संविधान के अनुच्छेद 15(1) और 16(1), आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 ये उल्लंघन करता है। आर्टिकल 15 नाम की आपने पढ़ा, और जिस फैसले की उल्लंघन की बात की गई, आखिर वो फैसला क्या था? वो फैसला ये था कि संविधान के अनुच्छेद 15(1) जो सरकारी नियोजन और नौकरी में किसी भी प्रकार के भेदभाव पर रोक लगाता है, और 16(1) के भीतर जो सबको समानता का अवसर प्रदान करता है, सरकारी नियोजन और नौकरियों के मामले में प्रदान करता है, इन संविधान के दोनों अनुच्छेदों का उल्लंघन करता हुआ पाया बिहार सरकार के आरक्षण बढ़ाने के फैसले को हाईकोर्ट ने उस फैसले को रद्द कर दिया। जब हाईकोर्ट ने उस फैसले को रद्द किया तो बिहार सरकार की तरफ से दो मांगे आई। एक मांग तो पहले से ही हालांकि थी, इस मामले को 9वीं अनुसूची संविधान के 9वें शेड्यूल के अंदर डाल दिया जाए। 9वें अनुसूची में डालने का मतलब ये होता है कि न्यायालय उसकी समीक्षा नहीं कर सकता, लेकिन 2007 के एक आदेश के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि 9वीं अनुसूची के विषय को भी अगर वो मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाए तो उसको सुप्रीम कोर्ट समीक्षा कर सकता है और उसको रिजेक्ट भी कर सकता है। लेकिन उस आदेश के बाद आमतौर पर, मोटे तौर पर 9वें अनुसूची में शामिल किए जाने से मतलब सुप्रीम कोर्ट ने अब तक इसके ऊपर कोई बहुत ज्यादा उसको दिलचस्पी इस पे नहीं दिखाई दी। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि 9वीं अनुसूची में जो विषय चला गया वो विषय जो है न्यायालय की समीक्षा से परे हो जाती है। यही नीतीश कुमार यानी बिहार के सुशासन बाबू का मांग था। उस मांग को केंद्र सरकार ने अभी तक नहीं माना, जिसका नतीजा ये निकला कि हाई कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया और उस फैसले के खिलाफ नीतीश कुमार की सरकार जब सुप्रीम कोर्ट पहुंची तो सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने जब रोक लगाने से इनकार किया तो उसके बाद बिहार सरकार के सामने मुसीबत की पहाड़ खड़ा हो गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एक बात जरूर कहा कि बिहार सरकार की इस दलील को स्वीकार जरूर किया है कि सितंबर के महीने में इसके ऊपर सुनवाई की जाए और फिर इस मामले के अलग अलग पहलू को देखा समझा परखा जाए, लेकिन हाई कोर्ट के आदेश पर रोक जारी रहेगी। उस पर स्टे लगाने के फैसले से सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया। अब बिहार सरकार के भीतर जितने भी वैकेंसी आएंगे पुराने 49% आरक्षण के फैसले पर ही उस वैकेंसी पे बहाली होगी, जब तक कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई बड़ा निर्णय नहीं देता। और सुप्रीम कोर्ट के साधारण बेंच जैसे कि 1 या 2 जजों की बेंच
इससे इसी तरह के फैसले होते हैं। इसीलिए अब इस तरह के फैसले की उम्मीद होती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय के 9 जजों की संविधान पीठ ने आरक्षण से जुड़े इसी मसले के ऊपर 1992 के भीतर इंदिरा सैनी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के केस में फैसला दिया था। 9 सदस्यों के संविधान पीठ ने, जिसमें ये कहा गया था कि आरक्षण की सीमा किसी भी प्रकार से सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन के आधार पर तय करके या आरक्षण की सीमा को, इसमें कोई जाति, धर्म, कोई लिंग, कोई भी आधार पर, उस आधार पर तय की गई, यानी सोशल बैकवर्डनेस और सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग, इस पे जो है 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता। ये इंदिरा सैनी जजमेंट के अंदर था। जो कॉन्स्टिट्यूशन को जानते हैं बेहतर तरीके से, वो बिल्कुल जानते हैं। और संविधान पीठ ने आखिर 9 नंबर के बेंच ने जो तय किया था, जो उस बेंच के फैसले को यानी सुप्रीम कोर्ट के उससे ज्यादा बड़ी, यानी ये कह कि 11 मेंबर के संविधान पीठ बनानी पड़ेगी। अगर 11 मेंबर की संविधान पीठ सुप्रीम कोर्ट बनाएगी, तभी बिहार के आरक्षण बढ़ाने के फैसले की सुनवाई करते हुए वो बेंच अगर वो चाहे कि उस फैसले को पलट दिया जाएगा, इंदिरा सैनी जजमेंट जो था तो बिहार की इस फैसले को मंजूरी दी जाए, तो इस तरह से 11 मेंबर की बेंच ही चाहिए। ये पहले से अनुमानित था कि इसी तरीके से सर्वोच्च न्यायालय का कहीं ना कहीं रुख होगा। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है, जब इस तरह से सर्वोच्च न्यायालय की जब आदेश आया, जब रोक लगाया, तो बिहार सरकार विधानसभा के भीतर क्यों कह रहे थे कि क्या बिहार के भीतर जनता को मुख बनाने की प्रक्रिया अभी भी जारी है। इस मामले का एकमात्र समाधान यही निकलता है कि ये मामला भारत सरकार के कैबिनेट के द्वारा मंजूर होकर के 9वीं अनुसूची में बिहार के आरक्षण को डाल दिया जाए। और ये काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहे तो कुछ ही मिनटों का काम होता है। कुछ ही मिनटों में अगर कैबिनेट चाहे तो हो सकता है। संसद की मंजूरी की भी जरूरत नहीं, केवल नरेंद्र मोदी के कैबिनेट ही काम कर सकती है, संसद की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। और इसी के आधार पर अब बिहार के भीतर सुशासन बाबू की राजनीति कहीं ना कहीं फंसते हुए नजर आई, क्योंकि जिन तबकों का आरक्षण बढ़ाया गया था, उसी तबके ने महादलित समुदाय में भी आता है, उसी तबके में अति पिछड़ा वर्ग भी आता है। और उसी के भीतर नीतीश कुमार का लवकुश समीकरण भी शामिल होते हैं, कुर्मी कुशवाहा समीकरण, जिसको लवकुश समीकरण कहते हैं। महादलित राजनीतिक माइनस पासवान जो समुदाय है, उससे नीतीश कुमार का वोट बैंक कहीं ना कहीं माना जाता है, उसका भी आरक्षण बढ़ाया गया था। अति पिछड़ों का भी आरक्षण बढ़ाया गया था। नीतीश कुमार का वो आधार वोट है, लवकुश का तो बढ़ा ही था। आखिर वो आरक्षण भी बढ़ा था। जो पिछड़ा वर्ग का एनेक्चर 2 है, उसमें भी बढ़ा, जिसमें लवकुश आता है। तब ऐसे में सवाल उठता है कि जब उन्हीं का आरक्षण का सुपड़ा साफ हो गया, एक बार उनके सामने कहते हैं ना कि खाने की थाली आकर के वो खाने की थाली खींच कोई लेगा, तो क्या नीतीश कुमार को माफ कर देंगे बिहार की ये जनता? क्या नीतीश कुमार इस राजनीति से एक्सपोज नहीं हो रहे हैं? आखिर नीतीश कुमार यानी बिहार का सुशासन बाबू करे तो क्या करे? एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, और दूसरी तरफ खुद का जनाधार बचाने की चुनौती। क्या नीतीश कुमार खुद के जनाधार बचाने के लिए एनडीए गठबंधन के दामन छोड़ने की हद तक आगे बढ़ेंगे और केंद्र सरकार को खुलेआम धमकी देने की हद तक पार करेंगे? कि अगर कोई टाइम फ्रेम अगर निश्चित करेंगे 24, 47, 72 या 96 जितने भी घंटे, अगर इतने दिनों के भीतर 9वीं अनुसूची में आरक्षण का फैसला यदि नहीं गया, तो जनता दल यूनाइटेड केंद्र सरकार से अलग हो जाएगी। क्या इस राजनीति के मुद्दे के ऊपर नीतीश कुमार बहुत ज्यादा उनकी राजनीतिक विमर्शता हो गई है? लगता तो ऐसा ही है कि कोई भी राजनेता सत्ता गंवा सकता है, कोई भी राजनेता राजनीति गंवाने का रिस्क कभी भी नहीं ले सकता। और नीतीश कुमार सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद ये साफ जाहिर होता है कि नीतीश कुमार की राजनीति में आगे कुआं पीछे खाई जैसी परिस्थिति दिखती है। नरेंद्र मोदी यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वो बने रहे, बीजेपी के साथ वो बने रहे, तो जिन तबकों के बढ़े हुए आरक्षण पर न्यायालय के द्वारा स्टे लगा दिया गया, वह तबके नीतीश कुमार को आगामी चुनाव में, आने वाले चुनाव में माफ नहीं करेगा। कोई ना कोई फैसला अब नीतीश कुमार को लेना ही होगा। तेजस्वी यादव आक्रामक हो गए, वो अपनी यात्रा अगस्त के महीने में निकाल रहे हैं बिहार में, और जब तेजस्वी यादव आक्रामक हो रहे हैं तो नीतीश कुमार के सामने अपना जनाधार को लेकर के पूरी चुनौती है कि आखिर वो जनाधार बचेगा तो कैसे बचेगा। तो सीधा सा बात है, सीधे सा मुद्दा एक ऐसे मुहाने पर आकर के, ऐसे चौराहे पे आकर खड़ा है जहाँ पर केवल 2 रास्ते बचते हैं, नरेंद्र मोदी की सरकार बचाए या अपना जनाधार बचाए। सुप्रीम कोर्ट के
इस आदेश के बाद इन दोनों में से किसी एक रास्ते का ही चुनाव नीतीश कुमार को करना पड़ेगा। देखते रहिए वो कौन सा रास्ता चुनते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।